हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम सीसेट का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेन डायग्राम। राइट। देखो, आज का जो टॉपिक है वेन डायग्राम, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप कह सकते हो कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन हमें नॉर्मली इस चैप्टर से देखने को मिलता है। एंड ये टॉपिक अपने आप में थोड़ा ईजियर साइड पर ही है, मुश्किल नहीं है ये टॉपिक। कुछ एक टॉपिक्स जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या कुछ और टॉपिक्स मुश्किल होते हैं, नो डाउट अबाउट इट, पर ये टॉपिक उतना मुश्किल है नहीं। तो छोटा सा ही टॉपिक रहेगा आज का। राइट। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं या कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो सारे मैं बहुत अच्छे से आपको आज करवा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, इजी टॉपिक है, आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। राइट। और आप जानते ही हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जहां पर आज के सेशन की पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही करूंगा, प्लस एट द सेम टाइम जो चीजें आपको होमवर्क मिलेंगी वो भी यहीं पर शेयर होंगी। एंड साथ में जो प्रैक्टिस हैंडआउट होगा, जो आपको अपने एंड पे प्रैक्टिस करनी है विद सॉल्यूशंस, मैं आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि आखिर ये वेन डायग्राम आखिर होते क्या हैं। देखो, आप लोग सेट समझते होंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेट? सेट का बेसिकली मीनिंग होता है एक कलेक्शन। आप पूछेंगे कलेक्शन किस चीज का? देखो, इट डिपेंड्स कि सेट किस चीज का है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ना एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, और अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे एक सेट बनाना है नेचुरल नंबर्स का, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारे पास ना एक ऐसे कलेक्शन आ गया जिसके अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के अंदर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने मेरे साथ नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, तो मैंने स्टार्टिंग ही यहीं से करी थी कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करी थी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर्स की, तो आप जानते होंगे ये सारी चीजें 1 2 3 4 ऐसे चलते 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 ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स में आ जाते हैं। तो इन सभी का जब मैंने एक कलेक्शन बनाया, उसको बोल दिया कि दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इन अ सिमिलर मैनर, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं आपके, अगर लेट्स से मैं बात करता हूं होल नंबर्स की, राइट, अगर मैं बात कर रहा हूं आपके होल नंबर्स की, तो आप जानते होंगे कि होल नंबर्स के अंदर अगर इसका सेट बनाना हो तो ऐसे कुछ बन जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट। तो इस तरह से आप किसी भी चीज का सेट बना सकते हो। पहली बात तो ये समझ आई कि सेट कुछ नहीं होता, चीजों का एक कलेक्शन होता है। राइट। ठीक है। अब इसी के साथ ना एक चीज मिलती जुलती है जिसको हम बोलते हैं सबसेट और सुपरसेट। क्या मतलब इस चीज का? देखो, अभी 10-15 सेकंड पहले हमने नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स का सेट बनाया, बिल्कुल ठीक बात है। आप लोगों ने नोटिस किया यार, जब मैंने नेचुरल नंबर्स का सेट बनाया था तो मैंने इसके अंदर बोला 1 2 3 ऐसे करते करते, राइट। और जब मैंने आपको होल नंबर्स क्या बताया था, वहां पर भी ये सारी चीजें थी, बट उसके साथ ही साथ आपका जीरो भी ऐड हो गया था। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं बात करूंगा आपके होल नंबर्स की, तो होल नंबर्स का सेट अपने आप में बड़ा बनेगा एज कंपेयर टू योर नेचुरल नंबर्स? क्या ये बात अग्री करते हो? नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या आ रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन एंड सो फोर्थ। होल नंबर के अंदर क्या आ रहा है? होल नंबर के अंदर इनके अलावा जीरो भी तो इंक्लूड हो रहा है। तो एक्चुअल में ना नेचुरल नंबर्स क्या है, एक छोटा सेट है, उसका एक बड़ा सेट क्या हो जाएगा, दैट इज नोन एज होल नंबर्स। तो बेसिकली पॉइंट पता क्या है, होल नंबर्स यहां पे क्या हुआ, नेचुरल नंबर्स का सुपर सेट हुआ। वेयर ऑन द अदर हैंड जो नेचुरल नंबर वाला सेट है वो सब सेट है। सब का मतलब होता है ना छोटा, सुपर का मतलब होता है बड़ा। तो कहीं ना कहीं होल नंबर एक बड़ा सेट है, उसका एक छोटा हिस्सा है जिसको हम नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में यहां पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको कि क्या चीजें होती हैं, व्हाट एग्जैक्टली सबसेट, व्हाट एग्जैक्टली द सुपरसेट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार वो लैंग्वेज ऐसे यूज करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ वो उसी के अंदर है। यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना नेचुरल नंबर के, वो सारे के सारे होल नंबर्स का तो पार्ट तो है ही है, उसके अलावा होल नंबर में कुछ और भी है, जैसा इस केस में हमने नोटिस किया जीरो। अब एक चीज हमें देखने को मिलती है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। राइट। यूनिवर्सल सेट का अर्थ क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का अर्थ होता है जब हमने सभी चीजों को इंक्लूड कर लिया। यूनिवर्सल मतलब, आप यूनिवर्स से वर्ड से सोचो ना इसको, इसका मतलब है कि सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बेसिकली पता क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में सारी चीजें आ जाती हैं, एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया। फिर उसके अंदर हम छोटे छोटे सबसेट बना सकते हैं, जैसे इसी के अंदर आपका होल नंबर वाला एक सबसेट हो गया,
आपका नेचुरल नंबर्स का हो गया, आपका इंटीजर्स का हो गया, इस तरह से। बट जब मैंने बात कर दी यूनिवर्सल की, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया, वो सारे इसका पार्ट बन गए। चलो ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक चीजें थी जो तो हमें पता भी था सर। अब एक चीज हमें जो जाननी है डेफिनेटली, वो ये जाननी है कि आखिर यूनियन का अर्थ क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय यूनियन। लेट्स से मैंने दो सेट अज्यूम किए, एक है आपका सेट ए और एक है आपका सेट बी। समझना इस मुद्दे को, यहां पर एक सेट है ए है, यहां पर सेट बी है। अब एक बात नोटिस करते चलना मेरे सामने कि यहां पर आप देख रहे हो ये वाला हिस्सा जो मैंने बनाया है दोनों के लिए, आप बोलोगे सर ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लो सेट ए के अंदर 3 आइटम्स हैं, आपका सेट ए के अंदर मान लो 3 आइटम्स है, लेट्स से 3, 6 और 9। और सेट बी के अंदर आपके भी 3 आइटम्स हैं, लेट्स से 2, 4 और 6। राइट, सेट ए के अंदर क्या है, 3, 6, 9, 2, 4, 6। सेट बी के अंदर 2, 4, 6। ठीक है, अब आप एक बात अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि सर 6 यहां पर भी कॉमन है, 6 यहां पर भी कॉमन है, दोनों में 6 कॉमन हुआ। तो एक्चुअल में ना 6 कहां पर आएगा सर, 6 इस वाले हिस्से में आएगा। क्यों, क्योंकि ये वो वाला हिस्सा दिखा रहा है जो ए और बी दोनों के लिए कॉमन हुआ। तो एक्चुअल में ना अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी में ऐसी कौन सी चीज है जो दोनों के लिए कॉमन है, तो आप बोलोगे सर वो यहां पर इसके हिसाब से दोनों में कॉमन सिर्फ एक ही है, जो कि है एलिमेंट 6। क्या ये बात समझ आई। तो कॉमन वाला जो इसको बोलते हैं ना हम, इस चीज को बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर कोई आपसे पूछे सर ए यूनियन बी क्या होगा, ये जो यूनियन की बात करेंगे तो ऐसे डोनेट करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है ए यूनियन बी, इसका अर्थ पता क्या है, इसका अर्थ है हमें वो वाले एलिमेंट्स बता दो जो ए में भी आ रहे हैं, बी में भी आ रहे हैं, या दोनों में आ रहे हैं। तो एक्चुअली में ना इसमें सारे आ जाएंगे। ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी आपका बनेगा 2, 3, 4, 6 और 9। ए यूनियन बी मतलब ए में भी आ रहा हो, मतलब या ए में आ रहा है या बी में आ रहा है या दोनों में आ रहा है, तो ये वाला पार्ट भी इंक्लूड हो गया। यहां पर जैसे आपका 3 और 9 है, ये वाला पार्ट भी आ गया आपका 2 और 4 और 6 तो दोनों में कॉमन ही है। तो ए यूनियन बी क्या बनता है, ए ओनली ए वाले, ओनली बी वाले, एंड आपका दोनों का इंटरसेक्शन वाला भी। क्या ये बात समझ आई। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे ओनली ए वाले कौन से एलिमेंट है, तो आप बोलोगे 3 और 9। ओनली बी वाले कौन से हैं, वो है 2 और 4, एंड दोनों का जो कॉमन था वो 6 था। और यूनियन हमने देख ही लिया, यूनियन के अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए में भी होंगे, बी में भी होंगे, या फिर इसके अलावा जो दोनों के लिए कॉमन होंगे। तो ये चीज होती है आपकी यूनियन और आपका इंटरसेक्शन। आई होप आप दोनों चीजें यहां पे समझ गए होंगे। एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा आपको और आइडिया लगेगा। जैसे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ो, पहले क्या लिखा हुआ है, इन द गिवन फिगर, फॉर्मूलास के ऊपर आएंगे, पहले ये पढ़ो। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स गर्ल्स। कौन सा है ट्राइंगल, आप बोलोगे सर ये वाला, हाँ ठीक है, ये गर्ल्स को डिनोट करता है। स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्लेयर, ये वाला जो स्क्वायर वाला सेट है ये कहीं ना कहीं प्लेयर्स को डिनोट करता है। एंड उसके अलावा जो सर्कल है वो कोच को डिनोट करता है। ये वाला पार्ट जो सर्कल है वो कोच को डिनोट करेगा। अब वो पूछ रहा है कि इस डायग्राम का कौन सा हिस्सा है जो गर्ल्स को डोनेट कर रहा है, जहां पर वो प्लेयर्स हैं बट कोच नहीं है। अब आपने नोटिस किया यार कोच नहीं है, कोच नहीं है क्या मतलब ये वाला हिस्सा नहीं आना चाहिए आपका। चलो ठीक है, इस वाले को हटा देते हैं। अब वो कह रहा है पर गर्ल्स होनी चाहिए, तो गर्ल्स का ये वाला हिस्सा आना चाहिए। पर ये आर वाला तो क्या हो गया, कोच वाला हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। पर वो प्लेयर भी होने चाहिए। तो एक्चुअली पता क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि गर्ल्स और आपके प्लेयर्स इनका कॉमन हो। आपने देखा यार गर्ल्स और प्लेयर का जो कॉमन आ रहा है ना, वो इतना हिस्सा आ रहा है, राइट। यही तो हिस्सा है जो गर्ल्स और प्लेयर में कॉमन है। पर उसने बोला कोच वाला हिस्सा नहीं चाहिए, तो वो ये कोच वाला हिस्सा कौन सा था, ये वाला आर वाला, तो आर वाला हटा दो, बचा क्या गया, बचा सिर्फ क्यू। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू। तो करना कैसे है, आप देखो ना कि पॉजिटिव वाले कौन से हैं, गर्ल्स एंड प्लेयर्स। तो आपने देखा गर्ल्स और प्लेयर में कॉमन क्या आ रहा था, गर्ल्स और प्लेयर में इतना पार्ट कॉमन आ रहा था। पर उसने आगे लिख दिया पर वो कोच नहीं होने चाहिए, तो कोच वाला हिस्सा हटा दिया मैंने, कोच वाला हिस्सा हटा दिया, आंसर बना आपका क्यू, राइट। ये थोड़ा बस बेसिक प्रैक्टिस के लिए ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर ना उसने हमारे सामने 3 सर्कल्स दे रखे हैं, उन 3 सर्कल्स के कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्टर्स हो गया, आपके एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉइज हो गए, एंड साथ साथ आपके पोस्ट ग्रेजुएट हो गए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं इसके माध्यम से। यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं
जो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज हैं पर डॉक्टर्स नहीं है। क्या है? एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज, यानी कि ये वाला सर्कल। पर वो कह रहा है वो डॉक्टर नहीं होने चाहिए। मुझे बताओ, आप बोलोगे सर डॉक्टर वाला तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, तो ये वाला हिस्सा जो है ये वो चाहता है कि ना हो, तो इसको हटा देते हैं। उसने बस यही बोला है, उसने पोस्ट ग्रेजुएट की कहीं पे बात नहीं करी। आप नोटिस करो, आप पोस्ट ग्रेजुएट वाला कंसिडर मत करो क्योंकि उसने बात ही नहीं करी। पर उसने इतना बोला है कि एक्सपीरियंस्ड हॉस्पिटल एम्प्लॉयज होने चाहिए, जो कि रेड सर्कल है। उसमें से वो कह रहा है ग्रीन वाला हिस्सा हटा दो, जो कि डॉक्टर नहीं होने चाहिए। तो बचा क्या? बचा सर ए, बचा सी। तो एक्चुअल में इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। एक दो और देखते हैं ताकि ना क्लैरिटी हो जाए अच्छे से, फिर डिफिकल्ट वाले पे भी आएंगे, अभी बेसिक चल रहा है। इसके साथ ही इसने पूछा यहाँ पे कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जहां पे डॉक्टर्स हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो दोनों का कॉमन वाला एरिया पूछ रहा है। आपने नोटिस किया सर ये वाला, नॉट ये वाला आपका डॉक्टर्स का हिस्सा है और आपका पोस्ट ग्रेजुएट का हिस्सा है ये वाला। अब उसने बोला दे शुड बी डॉक्टर्स एज वेल एज आपका पोस्ट ग्रेजुएट, तो दोनों के लिए कॉमन एरिया पूछ रहा है। कौन सा है दोनों के लिए कॉमन एरिया? आप बोलोगे दोनों के लिए कॉमन एरिया ये वाला है जिसका नाम है बी एंड एफ। तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बी एंड एफ। इस तरह से यू कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, यही इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वो कहीं ना कहीं फिगर्स की वजह, मतलब नंबर्स के अंदर भी पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ चीजें बता रखी है उसने कि ट्रायंगल का मतलब ये है, ये सारी चीजें, एंड इसके हिसाब से उसने आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, आप लोग ना ये क्वेश्चंस आप अपने होमवर्क के लिए करना, ठीक है ना। ये 2-3 क्वेश्चन होंगे इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इनका आंसर आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। प्लीज इनको ट्राई जरूर करना, टेलीग्राम पे मैं आपको डेफिनेटली शेयर करूंगा। यूनिवर्सल सेट का मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया। हाँ, एक चीज होती है आपकी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का अर्थ बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको समझाता हूं। एक्चुअल में ना कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए हमारे पास। मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट था और यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके 1 2 3 4 5 और 6 थे। ठीक है, और आपने, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया, और आपके पास एक सेट था ए जिसके अंदर मान लो 1 2 और 3 तीन ही एलिमेंट्स थे। अब मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए के कॉम्प्लीमेंट को ना ऐसे डोनेट करते हैं ए डैश के साथ। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? इसका अर्थ होगा आप यूनिवर्सल में से ना ए वाले आइटम्स हटा दो। क्या कर दो? यूनिवर्सल जो सेट था उसमें से जब आप ए वाले आइटम्स हटा देते हो तो बाकी क्या बचता है? बाकी बचता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये यूनिवर्सल सेट था, इसमें से जो जो ए वाला है ना वो हटा दो। आप बोलो सर ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो बचा क्या रहा? बचा रहा आपका सिर्फ 4 5 और 6। तो इस तरह से आप एक सेट के कॉम्प्लीमेंट को निकाल सकते हो। दिस इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। जो ए का बच गया ना, ए के अलावा जो यूनिवर्सल आइटम्स, यूनिवर्सल सेट में आइटम्स हैं, वो यहां पर डोनेट होती है। ठीक है, ठीक है। एक यहां पे छोटी सी एक दो प्रॉपर्टीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ए के साथ ए के कॉम्प्लीमेंट को ऐड कर दोगे ना, तो दरअसल में आपका वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्यों? अरे अभी तो मैंने बताया ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना। तो एक्चुअल में अगर आप ए के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट जोड़ दोगे तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट यहां पे बन जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको यहां पे पता होनी चाहिए। ठीक है, एक दो चीजें और देखते हैं। जैसे कुछ एक ना टफ टर्म्स कई बार देखने को मिलती है। जैसे यहां पे लिखा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। क्या मतलब होगा इसका? कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स कुछ नहीं, वर्ड्स को बस तोड़ दो। जैसे यहां लिखा ना यूनियन ऑफ सेट्स, मैंने आपको बताया यूनियन ऑफ सेट्स कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी, उसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए और बी के, दोनों के मिला के जो आते हैं, उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लो, मतलब उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। मैं आपको एक आइडिया देता हूं। मान लो एक कुछ यूनिवर्सल सेट है जिसमें लेट से 1 से लेके 9 तक एलिमेंट्स है। ठीक है, उसी तरह से ए में कुछ है मान लो 1 और 2, बी में कुछ है मान लो 2 और 3। अब आप जानते हो ए यूनियन बी क्या बनेगा? जो ए और बी दोनों में होगा, मतलब ए में भी होगा बी में भी हो सकता है एंड कॉमन भी, तो वो बनेगा आपका 1 2 3। अब ऐसे केस में ये तो आपका बनेगा यूनियन ऑफ सेट्स। अगर आपको इसका ए यूनियन बी का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो कैसे निकाल दोगे? आप बोलोगे सर यूनिवर्सल में से आप माइनस कर दो। यूनिवर्सल क्या था? 1 से लेकर 9 तक, और ये था इसका यूनियन। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या बनेगा? 4 5 6 7 8 और 9। यूनियन में से आपने ये जो कॉमन वाले थे, ये वाले जो थे ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया। तो कुछ नहीं करना, यूनियन ऑफ सेट्स लिया,
फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे ही वो आपसे इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पूछे, वहां पर क्या करना है, पहले इंटरसेक्शन ले लिया फिर उसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। गेटिंग इट? तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपसे पूछ ली जाए, बस आपको उसी को ब्रेक करते चलना है। एक टर्म और आती है, डिफरेंस बिटवीन सेट्स। क्या मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन सेट्स का? जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या लगता है डिफरेंस बिटवीन सेट्स क्या होना चाहिए? ऐसा ही कुछ होना चाहिए, लेट्स से a माइनस बी, इसी को तो डिफरेंस बोलेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो लेट्स से जस्ट टेक एन एग्जांपल, मान लो आपके कुछ ए में कुछ आइटम्स थी, मान लो ए के अंदर थी 1 2 3, बी के अंदर आइटम्स थी मान लो 3 4 5। तो होगा पता क्या, a माइनस बी के अंदर क्या होगा, a माइनस बी के अंदर हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो a में से वो वाली आइटम्स हटा देंगे जो b में है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन क्या है दोनों में, सर 3 यहां पे कॉमन है। तो जब आप a माइनस बी करोगे ना, a माइनस बी जब आप करोगे तो a में से वो आइटम्स हटा दोगे जो b में थी, कौन सी थी 3, तो a में बचा क्या रह जाएगा 1 और 2। तो इस तरह से ये निकाल सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड? 3 कहां गया, 3 तो बी में था ना, तो बी वाला आइटम वहां से मैंने हटा दिया। इसको बोलते हैं a माइनस बी। क्लियर हुई है बात? इसको बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन सेट्स। इसके अलावा कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें जो जानने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक क्वेश्चन आज हम देखेंगे जहां पर इन सभी बातों पर चर्चा होगी। एग्जैक्टली वन, एट लीस्ट वन, एट मोस्ट वन, क्या मीनिंग होता है इसका एग्जैक्टली वन का? देखो एग्जैक्टली वन मतलब वन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स से समझते हैं इस मुद्दे को, कि मान लो आप लोग कह रहे हो कि यार जैसे लेट्स से जैसे लेट्स से कोई पर्सन है, मान लो दो दो पर्सन है, ठीक है ना। अब होता क्या है ना, ये मान लो हॉकी भी खेलता है, ये मान लो क्रिकेट भी खेलता है, ये बंदा क्रिकेट भी खेल रहा है, ये फुटबॉल भी खेल रहा है, राइट। इस तरह से ना एक पर्सन बहुत सारे खेल खेल रहा हो सकता है। पर जब मैं बात करूंगा एग्जैक्टली वन की, इसका मतलब होगा कि वो केवल एक ही स्पोर्ट खेले, ना 0 खेले, ना 2 खेले, ना 3 खेले। एग्जैक्टली वन का मतलब एक ही। समझ गए इस बात का? एग्जैक्टली वन मतलब वन, ना उसका मतलब 0 भी नहीं होगा, लेस देन 1 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली वन का मतलब वन ही होगा। इसी तरह से आपसे पूछे एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन का मतलब होता है कम से कम एक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 की बात करूं, 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, अगर एक बंदा मान लो एक गेम खेल रहा है तो वो भी एटलीस्ट 1 में आएगा। अगर वो बंदा 2 गेम खेल रहा है तो भी आपका एटलीस्ट 1 में इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बंदा 3 गेम खेल रहा है वो भी एटलीस्ट 1 में आएगा। बस 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो कोई गेम ही ना खेल रहा हो, वो एटलीस्ट 1 में नहीं आएगा। एटलीस्ट 1 में कम से कम एक, मिनिमम 1 तो होना ही चाहिए। 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से अगर वो आपसे पूछे एट मोस्ट वन, एट मोस्ट वन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एक गेम। तो हो सकता है कि या तो वो कोई भी गेम ना खेल रहा हो 0, या ज्यादा से ज्यादा एक, बस इससे ज्यादा नहीं। क्या ये बात समझ पाए हो? एट मोस्ट वन मतलब ज्यादा से ज्यादा एक गेम, दैट इज इट। ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब या तो ना खेल रहा हो 0 या फिर एक। एटलीस्ट वन का मतलब कम से कम एक, तो 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, बस 0 नहीं होना चाहिए। और एग्जैक्टली वन का मतलब बस एक, ना 0 ना 2, कुछ भी नहीं, बस 1, दैट इज इट। ठीक है, ये कुछ चीजें तो हमें चलो पता लगी। अब एक्चुअली जो फॉर्मूला हमारे लिए आज के सेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यही है कि लेट्स से x यूनियन y, इसको हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है nx प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। कहने का अर्थ क्या, इस तरह से मान लो हमारे पास दो सेट्स है, ये हुआ x, ये हुआ y। आप जानते हो मैंने आपको बताया हुआ है ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है, x इंटरसेक्शन y। और x यूनियन y के अंदर क्या करते हैं, x यूनियन y के अंदर सारे सेट्स मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो चाहे x का पार्ट हो, y का पार्ट हो, या दोनों का इंटरसेक्शन का हो। तो आप ना यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y को निकालने का तरीका क्या है, nx प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन y। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इनके ऊपर, उससे आपको और भी क्लैरिटी मिलती रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पर आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन ना देखो दो तरह से करे जा सकते हैं, मैं दोनों तरीके आपको समझाता रहूंगा, फॉर्मूला वाला भी एंड अदरवाइज डायग्राम के माध्यम से भी। तो चिंता नहीं करनी, दोनों तरीके से हम समझ लेंगे। आप जैसा आपको एग्जाम में ठीक लगे आप वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ क्लास ऑल स्टूडेंट्स प्ले गेम। एक क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे गेम्स खेलते हैं। 40 स्टूडेंट टेनिस खेलते हैं, 30 स्टूडेंट्स आपके बैडमिंटन खेलते हैं। अगर 10 स्टूडेंट्स दोनों के दोनों गेम्स खेलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास के अंदर? अब देखो उसने बोल दिया कि सारे बच्चे गेम्स खेलते हैं, राइट।
ठीक है, और हमें निकालना वही है कि टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग टेनिस वो आपके 40 है? बिल्कुल ठीक बात है। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके प्लेइंग बैडमिंटन वो आपके 30 है। और ये वाली बात क्या दे रखी है, 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ द गेम्स। व्हाट डू यू मीन बाय बोथ द गेम्स? फिर ये तो इंटरसेक्शन वाली बात है। अगर मैं ऐसे इसको बनाऊंगा तो बोथ द गेम्स मतलब ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट हुआ, बिल्कुल ठीक बात है। तो एन टी इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, वो आएगा आपका 10। अब आपको फॉर्मूला तो याद ही है सर, एन टी यूनियन बी क्या होता है, एन टी प्लस एन बी माइनस एन टी इंटरसेक्शन बी, यही तो होगा। तो एन टी कितना आएगा, एन टी आपका 40, एन बी बास्केटबॉल या बैडमिंटन खेलने वाले 30 माइनस 10, ये आपका आ गया 60। ऑप्शन नंबर बी 60 इज द करेक्ट आंसर। समझे इस बात को? तो डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला के माध्यम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जिनको ना फॉर्मूला पसंद नहीं होता, मुझे भी पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो उनके लिए दूसरा तरीका भी है, मैं आपको समझाता हूं कि वो लॉजिकली कैसे सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की बात करना, ठीक है। ये देखो, ये मान लो टेनिस का बना दिया मैंने और ये बना दिया बैडमिंटन का। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता क्या है, आप पहले इंटरसेक्शन वाला उठाओगे। आपको यहां पे नोटिस किया, आपने बोला यार 10 बच्चे क्या थे, दोनों के दोनों गेम्स खेल रहे थे, तो क्या मैं यहां पे 10 लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल सर, यही तो है आपका दोनों के दोनों गेम्स खेलने वाले। अब एक बार नोटिस करो, 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, एंड उसने हमें बता रखा है कि 40 बच्चे टेनिस खेलते हैं। कितने बच्चे खेलते हैं टेनिस? 40। अब 10 बच्चे तो यहां पे होंगे, बाकी कितने बचे होंगे? आप बोलोगे सर 30। देखो तभी तो जाके 40 होगा ना, अगर ये 30 हुआ और ये 10 हुआ तभी तो जाके 40 बच्चे टेनिस खेलेंगे। जब हमें पता है कि यहाँ पे 10 बच्चे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, तो बाकी जो 40 कैसे बनेगा टेनिस के लिए, यहाँ पे 30 आ जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर उसने कहा है कि टोटल 30 बच्चे बैडमिंटन खेलते हैं, 10 तो यहां हो गए, बाकी बचे कितने रहे? बाकी बचे 20, राइट। तो उसने यही तो पूछा है कि टोटल कितने बच्चे हैं जो आपके गेम्स खेल रहे हैं, तीनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 20 60। ऐसे डायग्राम के माध्यम से भी आपका सेम ही आंसर आएगा। फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला कर लो। अदरवाइज आपने क्या किया, स्टार्ट किया इंटरसेक्शन से, 10 बच्चे खेल रहे थे दोनों गेम्स, तो आपने कह दिया हाँ टोटल 40 है, तो 10 यहां पे हो गए, बाकी बचे 30 यहां पे। उसी तरह से 30 बच्चे आपके बैडमिंटन खेल रहे थे, 10 तो यहां पे हो गए, बाकी बचे 20 यहां पे। यूनियन का मतलब क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये, वो आपका 60 आ गया। तो दोनों में से ईदर वेज यू कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर, मतलब फाइंड द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर हुई है बात? ठीक है। अब आपने बोला सर ये 2 के लिए तो हम कर लेंगे, पर 2 वाला तो बहुत आसान लग रहा है। तो इसी तरह से ना आपके लिए एक 3 वाला भी होता है। 3 वाले केस का ना फॉर्मूला यहां पे नोटिस कर पाओगे। मान लो अगर 3 सेट्स होते हैं, उस केस में पता क्या होता है, ऐसा कुछ बनता है, राइट। ये आपके 3 सेट्स हो गए आपके सामने, ये ए, ये बी, ये सी। उस केस में क्या करते हैं, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बनता है आपका एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। फिर आपके जो दोनों दोनों वाले कॉमन वाले हैं, जैसे ए इंटरसेक्शन बी आपका ये बना, उसी तरह से आपका बी इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला हिस्सा बना, ए इंटरसेक्शन सी आपका ये वाला हिस्सा बना। एंड जो आप तीसरी चीज ऐड करते हो ना यहाँ पे, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो आपका ये वाला ये रहता है जो तीनों के लिए कॉमन रहता है। ठीक है, मीनिंग पता होगा ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब तीनों के लिए जो हिस्सा कॉमन रहे। तो इस तरह से आप कर सकते हो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, 2 वाले भी देखते हैं, 3 वाले भी, तो थोड़ा अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लेते हैं। चीजें समझने वाली तो हमने समझ ली ज्यादातर। यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, कह रहा है हमें कि टोटल 130 बच्चे हैं, ठीक है ना, जिन्होंने एक एग्जाम के लिए अपियर हुए। ठीक है, 62 बच्चे फेल हुए इंग्लिश के अंदर, ओके, 52 बच्चे फेल हुए मैथमेटिक्स के अंदर, 24 बच्चे दोनों में फेल हो गए। ठीक है, अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है भैया कितने बच्चे पास हुए होंगे। कैसे करेंगे यार इसको? आप बोलोगे सर कैसे करना है, 2 तरीके हैं। पहले डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। आपको दूसरे तरीके से करना है, मुझे कोई इशू नहीं है। डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वहां फॉर्मूला तो आप जान ही चुके हो, उसको अंदर तो वैल्यूज ही डालनी है। अब यहां पर ना ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये बना रहा हूं कितने बच्चे फेल हुए का। क्यों? क्योंकि उसने हमें मैथमेटिक्स इंग्लिश और दोनों में फेल होने वाले की संख्या दे रखी है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, पहले हम देखते हैं कि दोनों में कितने बच्चे फेल हुए। ये फेल होने वाला डायग्राम है, कितने बच्चे फेल हुए दोनों के अंदर। आप बोलोगे सर 24 बच्चे फेल हुए,
क्या मैं 24 यहां लिखूंगा? हाँ जी बिल्कुल, यही तो दोनों का इंटरसेक्शन है। अब अगर मान लो ये मैंने इंग्लिश लिखा था और ये मैथमेटिक्स लिखा था, तो 24 बच्चे तो यहां पर है और उसने लिखा है इंग्लिश में फेल हुए आपके 62। तो मुझे बताओ बाकी कितने बचे होंगे? 62 में से 24 माइनस करो, आप बोलोगे सर ये होंगे आपके 38। एंड उसी तरह से आपके मैथमेटिक्स में फेल हुए हैं टोटल 52। तो बाकी जो 24 तो यहां पे है, बाकी बचे कितने? 28। 28 को मैं लिखूंगा यहां पे। सही बात है, ठीक है। तो ये तो मैंने यहां पे बना लिया। अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा कितने बच्चे फेल हुए। इसको एक बार सॉल्व कर लो। ये बना आपका 62, 62 प्लस 28, 90। इनका सम का, तीनों का सम करो। तीनों का सम करोगे ना, वो आएगा 90। 90 क्या दिखा रहा है? 90 दिखा रहा है आपके कितने बच्चे फेल हुए हैं। 90 बच्चे फेल हुए हैं, टोटल बच्चे हैं आपके 140। अब मुझे बताओ, टोटल 130 है, टोटल है 130 और 90 फेल हो गए, पास कितने हुए होंगे? 130 माइनस 90, यानी कि आपके 40 बच्चे पास हुए होंगे। यही पूछा था उसने और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए बन गया। क्लियर? क्लियर? एक इसी को मैं दोबारा एक बार आपको दूसरे फॉर्मूला से समझा देता हूं, किसी बच्चे को डाउट ना रहे, ताकि ठीक है बाद वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं करेंगे, सारे दोनों तरीके से नहीं करेंगे, आपको जैसे ठीक लगे कर सकते हो। पर कैसे करेंगे अगर हमें इसे फॉर्मूला में डालना हो? सिंपल सी चीज है यार, ऐसा कह सकता हूं एन एम यूनियन ई, यानी कि ये फेल वालों के लिए मैं लिख रहा हूं जो फेल हुए, तो दोनों मतलब टोटल फेल वालों के लिए कैसे लिखेंगे? ये होता है आपका एन एम, मैथ्स में फेल हुए वाले बच्चे, इंग्लिश में फेल हुए वाले बच्चे, माइनस दोनों में फेल हुए वाले बच्चे। राइट? कैसे? एनएम कितना आएगा आपका? एनएम आपका आएगा आपका 52, इंग्लिश में आपके 62, दोनों में फेल होने वाले 24। सॉल्व करो इसको, ये बनेगा आपका 90। 90 बच्चे हुए हैं टोटल फेल, टोटल फेल 90 हुए हैं और आपके टोटल बच्चे थे 130। 130 में से 90 माइनस करो, बाकी बचे जो 40 होंगे वो दोनों में पास हुए होंगे। मेरे कहने का मीनिंग क्या है? कहने का मीनिंग सिंपली ये है कि आप चाहे डायग्राम से आपको अच्छा लगता है वैसे सॉल्व कर लो, नहीं है तो इस तरह से फॉर्मूला से कर लो, दोनों में से आपका सही आंसर और सेम आंसर ही आना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये सब। अब ये ट्राई करो एक बार, यहां पे आओ एक बार। क्या कह रहा है यहाँ पे? यहाँ कह रहा है 19 बच्चे थे या 19 बॉयज थे जो हॉकी खेलने गए। चलो ठीक है, इनमें से 11 ने शर्ट्स पहन रखी हैं, मतलब हॉकी शर्ट्स पहन रखी हैं, एंड 14 ने हॉकी पैंट्स पहन रखी हैं। देयर आर नो बॉयज विदाउट शर्ट्स और विदाउट पैंट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि बिना किसी उसके हो, मतलब या तो किसी ने वो पहना है, ऐसा नहीं है कि दोनों के बिना कोई है, या तो शर्ट्स है या पैंट्स है या दोनों का कुछ कॉमन भी हो सकता है। अब वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं जिन्होंने पूरी यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये पूरी यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? क्या पूरी यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने शर्ट्स भी और पैंट्स भी दोनों पहनी हो? तो यानी कि वो हमसे ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्शन में क्या होगा, यही पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें पता है यार इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला, ये आप जानते हो ना, एन लेट से जो भी कह लो, शर्ट्स यूनियन पैंट्स, क्या फॉर्मूला है इसका? एन एस प्लस एन पी माइनस एन एस इंटरसेक्शन पी। राइट, ये वाली वैल्यू निकालनी है। एस यूनियन पी क्या होगा? वो तो हमें दिया हुआ है, टोटल 19 बच्चे आए थे खेलने के लिए। एनएस कितना है? एनएस है आपका 11 शर्ट्स वाले, पैंट वाले कितने हैं? 14, और एन एस इंटरसेक्शन पी निकालना है। तो बहुत आराम से निकाल लूंगा यार, कोई दिक्कत है ही नहीं। ये बना आपका 25 माइनस 19, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपकी फुल यूनिफॉर्म पहनी हुई। क्या ये बात समझ आई? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा कुछ यूपीएससी ने भी कुछ आसान क्वेश्चन भी काफी पूछे हुए हैं। कुछ एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखो यहां पर अब वो चीज आएगी, यहां पर जैसे लिखा ना एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। अब हमें समझना पड़ेगा कि इसको कैसे करेंगे। सोचो इसको कैसे करेंगे, करो एक बार ट्राई करो। ठीक है, आप लोग भी एक बार ट्राई करो। क्या कह रहा है? 15 लोगों का ग्रुप है जिसमें 7 लोग क्या कर रहे हैं? 7 लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 8 लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 3 कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली वन पढ़ने वाले कितने लोग हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल लोग तो थे 15, कितने टोटल लोग? 15 थे। पर उसने एक बात हमें बता दी, यार 3 लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो इन तीनों को तो पहले ही हटा दूंगा यार। ये 12 मतलब जो 3 लोग थे ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रहे। तो मुझे पता लगा कि मेरे पास ना टोटल 12 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश पढ़ रहे हैं या फ्रेंच पढ़ रहे हैं या दोनों पढ़ रहे हैं। 3 को तो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि वो कुछ भी नहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे, नीदर इन दीज ऑफ द 2 लैंग्वेजेस। चलो ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए 12 तक। 12 लोग कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। अब कैसे करेंगे बताओ? अब यार सारा कुछ तो दे रखा है। 12 क्या है आपका? सर 12 है एफ यूनियन ई, राइट। और ये क्या होता है? ये होता है एन एफ प्लस एन ई माइनस एन एफ इंटरसेक्शन ई।
यही तो होता है फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या यहां से मैं एन एफ इंटरसेक्शन ई नहीं निकाल पाऊंगा? ये कितना आएगा, 7 + 8 15 -3 12, तो 3 आ जाएगा। यानी कि 3 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो दोनों पढ़ते हैं। अब एक बार ना इसका डायग्राम बनाओ। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, आप मुझे बोलोगे सर मान लो कुछ ऐसे डायग्राम बना लिया हमने। 3 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों चीजों को पढ़ते हैं, और ये मान लो फ्रेंच है, ये आपका इंग्लिश। फ्रेंच में कितने लोग लिखे थे उसने, 7। तो क्या 4 यहां पे लिख सकता हूं, क्योंकि 3 तो यहां पे आ जाएंगे तभी 4 बन के 7 बनेगा। और 8 लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, तो 3 यहां पे होगा, तो 5 यहां पे होगा, तो तब 8 लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। ये डायग्राम मेरे पास बन गया। 7 लोग फ्रेंच टोटल, 8 लोग टोटल इंग्लिश, कॉमन वाले 3, अकेले फ्रेंच वाले 4, अकेले इंग्लिश वाले 5। पूछा क्या है, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। मुझे बताओ कौन से वाला हिस्सा लेंगे? आप बोलोगे सर हम लेंगे एक तो ये वाला, एक ये वाला। बताओ क्यों, ऐसा क्यों? अरे क्योंकि एग्जैक्टली वन यही लोग हैं। अगर आप यहां पे 3 को भी काउंट कर रहे हो, ये तो एफ इंटरसेक्शन ई है, ये तो दोनों पढ़ रहे हैं, एफ फ्रेंच को भी और इंग्लिश को भी। हमें कौन सा चाहिए, या तो सिर्फ फ्रेंच या फिर सिर्फ इंग्लिश। लिखा था ना एग्जैक्टली वन, मतलब एक ही पढ़ना चाहिए, फ्रेंच ही पढ़ना चाहिए, मतलब एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। 2 नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते। तो कौन सा लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये 4 और ये 5 वाला। तो 4 + 5 करोगे, आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 9। ठीक है ना? तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो ऐसे क्वेश्चन बहुत 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 आराम से कर पाओगे। क्लियर हुई ये बात? तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। कुछ एक क्वेश्चंस और भी करेंगे, ठीक है, कुछ एक क्वेश्चंस और भी करेंगे। जैसे यूपीएससी ने 2019 के अंदर हमसे ये क्वेश्चन पूछा। फिर क्या पूछा इसके अंदर, इसके अंदर कह रहा है कि भैया एक क्लब के जितने मेंबर्स थे वो मुंबई गए, ठीक है, वो एक होटल में स्टे करें। पहले दिन क्या होता है, 80% शॉपिंग के लिए जाते हैं, ओके, 50% जाते हैं साइट सीइंग के लिए, जबकि 10% रेस्ट लेते हैं। तो कह रहा है इसके हिसाब से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, परसेंटेज लिख दिया, परसेंटेज नहीं भी होता तब भी सेम होता, ठीक है, बिना परसेंटेज के भी सेम ही लॉजिक बन रहा है, क्योंकि कहीं पे नंबर्स तो हमें दे नहीं रखे। अब एक चीज आप नोटिस करो, क्या कर रहे हैं लोग, लोग या तो शॉपिंग जा रहे हैं या साइट सीइंग जा रहे हैं। पर 10 लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ लोग लेजी होते हैं ना, वो नहीं कुछ करते। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करो कि अगर हमारे पास 100% लोग हैं या 100 लोग हैं मान लो, उसमें से 10 लोग तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर रहे। इनको हमें हटा देना है, क्योंकि ना वो साइट सीइंग कर रहे हैं ना वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो ये लोग तो कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो ये 10 लोग मैंने हटा दिए। तो बचे कितने हुए, बचे हुए आपके 90 लोग या 90%, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन 90 लोगों में से ना 90 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं शॉपिंग या साइट सीइंग जाते हैं। तो ये क्या हुआ, ये हुआ शॉपिंग यूनियन साइट सीइंग। इसके इक्विवेलेंट होगा, इज इक्वल टू शॉपिंग। शॉपिंग कितने जा रहे हैं, 80। साइट सीइंग कितने जा रहे हैं, साइट सीइंग जा रहे हैं 50। और दोनों में कॉमन कितने जा रहे हैं, अरे वही तो निकालना है हमें, शॉपिंग इंटरसेक्शन साइट सीइंग। तो क्या मैं यहां से शॉपिंग इंटरसेक्शन साइट सीइंग निकाल सकता हूं कि दोनों के लिए कितने जा रहे हैं, दोनों का कॉमन जो है? आप बोलोगे हाँ सर, ये बनेगा आपका 130 - 90, यानी कि 40 लोग। 40 लोग आपके ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, साइट सीइंग भी कर रहे हैं और आपकी शॉपिंग भी। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो भी तो यही कह रहा था कि 40% लोग ये कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, पहली बात बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा वाला सर कैसे करेंगे, दूसरे वाले के लिए डायग्राम बना लेते हैं ना, बट जल्दी जल्दी से। दूसरे वाले के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं। कैसे बनेगा डायग्राम, सर डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से। कॉमन कितने लोग जा रहे हैं, कॉमन जा रहे हैं आपके 40, तो ये लिख दिया। शॉपिंग कितने जा रहे हैं, 80, तो 40 अगर ये है तो बाकी के 80 कैसे बनेंगे, जब मैं यहाँ पे 40 लिखूंगा। साइट सीइंग कितना है, 50, तो अगर 40 यहाँ पे है तो 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 10 लिखना पड़ेगा। तो वो कह रहा है कि ओनली शॉपिंग पे 20% लोग गए, नहीं ओनली शॉपिंग, ओनली शॉपिंग पे तो यहाँ पे ओनली शॉपिंग में तो 40% है ना, 10-20% कहाँ है? तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इस वजह से आपका पहला स्टेटमेंट केवल ठीक है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। चाहे साइट सीइंग यहाँ पे लिखा होता तब भी गलत होता। साइट सीइंग 10% लोग जा रहे हैं, अकेले साइट सीइंग, अकेले शॉपिंग आपके 40% जा रहे हैं, ठीक है। 40% ओनली शॉपिंग, 10% ओनली साइट सीइंग, तो ऑप्शन ए 1 ओनली विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे आओ, अब देखो यहाँ पे 3 वाला हमें पूछ लिया गया, क्या पूछ लिया गया, 3 वाला यहाँ पे आ गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। अगर देखो आपको फॉर्मूला पता है तो बड़े आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। क्या दे रखा है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स दे रखे हैं कि भाई एक टाउन के अंदर
45% लोग मैगजीन ए पढ़ते हैं, 55% ये पढ़ते हैं, सी ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, 30% ये वो इस तरह से। चलो ठीक है, पूछा क्या है कि कितने परसेंट लोग ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, ये हमसे पूछा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एन ए यूनियन बी यूनियन सी का, पढ़ा था ना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या दिखाता है ये फॉर्मूला? ये फॉर्मूला दिखाता है कि या तो वो ए पढ़ रहे हैं या बी पढ़ रहे हैं या सी पढ़ रहे हैं। और इसका हमें फॉर्मूला पता भी था, क्या था वो? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस जो तीनों का इंटरसेक्शन होता था। तो क्या ये सारी वैल्यूज मुझे दे रखी है? आप बोलोगे हाँ सर, एन ए की वैल्यू दे रखी है उसने 45, एन बी की वैल्यू दे रखी है उसने 55, एन सी की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 40। फिर क्या करते थे? माइनस करते थे। माइनस किसको? पहले ए इंटरसेक्शन बी को, दैट इज 30, बी इंटरसेक्शन सी को, वो आपका 15 हुआ, सी इंटरसेक्शन ए हुआ आपका 25, और तीनों का कॉमन कितना हुआ? तीनों कॉमन सर ये हुआ 10%। तो क्या इसको सॉल्व कर सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल। ये 100, 140, 110, 110 माइनस 40, 70, 70 प्लस 10, 80, ये आया 80। अब ये 80 है क्या सर? 80 ऐसे लोग हैं या 80% ऐसे लोग हैं जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं, या तो ए पढ़ते हैं या बी पढ़ते हैं या सी पढ़ते हैं या दोनों पढ़ते हैं या तीनों पढ़ते हैं, व्हाटएवर। मतलब ये वो वाले लोग हैं 80% लोग जो कोई ना कोई अखबार पढ़ते ही हैं। तो क्या आंसर होगा सर 80%? अरे नहीं, क्वेश्चन देखो ना क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इतने ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ते। अरे सिंपल, हमने ये तो देख लिया 80% लोग कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कोई भी अखबार ना पढ़े? तो क्या ये कॉम्प्लीमेंट नहीं पूछ रहा इसी का? बिल्कुल। वो नंबर कैसे आएगा? अरे 100 में से माइनस कर दो, 100 माइनस 80 तो यानी कि 20%। अगर मैं आपको सिंपली ये कह रहा हूं कि 80% लोग कोई ना कोई अखबार पढ़ते हैं, तो इतने कितने परसेंट लोग हैं जो कोई भी अखबार नहीं पढ़ते? आप बोलोगे 100 माइनस 80, तो वो बन जाएगा आपका 20%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ध्यान से आपको पता होना चाहिए कि कहां से आपको कैसी चीजें करनी है। और एक तरीका क्या हो सकता है? डायग्राम ड्रॉ करो, सिखा देता हूं वो भी, ठीक है? ये 3 वाले के अंदर भी आपको सिखा देता हूं ताकि कल को एग्जाम के अंदर पूछे ना तो आपको दिक्कत ना आए। समझना, फॉर्मूला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, बट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड द अदर अप्रोच ऑल्सो टू सॉल्व दिस, ताकि कल को 3 वाला कभी आपको सॉल्व करने के लिए बोले ना वो इस माध्यम से, तो आप कर पाओ। समझना कैसे करेंगे। आंसर दोनों से सेम ही आएगा, चिंता मत करो। जैसे मान लो ये है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका सी। कहां से सॉल्व करना है? जो हमें इंटरसेक्शन दे रखा है, तीनों का इंटरसेक्शन, वो कितना है सर? 10। तो ये वाला पार्ट है जहां पर तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो यहां पर आपको 10 लिखना होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दो दो वाला इंटरसेक्शन देखेंगे। जैसे उसने लिखा है ना 30% लोग ए और बी को पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, 10% तो यहां पे आ गया, टोटल कह रहा है 30% है। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के मुझे 30% बनाना है। 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां पर क्या लिखूंगा? यहां पर मैं 20 लिख दूंगा। समझे? ए इंटरसेक्शन भी इतना ही तो आएगा, बिल्कुल। आगे कह रहा है बी इंटरसेक्शन सी। व्हाट इज बी इंटरसेक्शन सी? फिर इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा क्या है? 15%। 15 में से 10 तो यहां पे आ चुका है, तो बाकी बचा हुआ कि यहां पे कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। उसके अलावा वो कह रहा है 25% ए और सी पढ़ते हैं। ए और सी क्या है सर? इतना, दिस इज 25%। 10 तो यहां पे आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15। ऐसे आपने ये सब तो फिल कर दिया। अब देखो, अब वो कह रहा था 45% रीड मैगजीन है, 45% ए को पढ़ते हैं। व्हाट इज ए? आप बोलोगे सर ये है पूरा ए, इसमें से सबको मिला के ना आपका 45 आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर 20, 15, 35, 10, 45, ये तो यहां पे हो गया। तो एक्चुअल में यहां पर वैल्यू आपकी आएगी 0, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे, वो कह रहा है बी के लिए। बी के लिए क्या है? ये बी के लिए कितना बोला? 55%। 20, 10, 30, 5, 35, 35 तो यहां पे आ गया, तो ये जो 20 आएगा वो यहां पे आएगा, 55 तब होगा। उसी तरह से वो कह रहे हैं सी कितने पढ़ते हैं? सी आपके पढ़ रहे हैं 40 लोग, 40 लोग यहाँ पे सी पढ़ रहे हैं, तो ये आपका आएगा 40। 15, 5, 20, 10, 30, तो ये आपका आ जाएगा 10। ये हो गया आपका 40। सॉल्व कर लिया इतना, इससे आंसर आ जाएगा। अब ए यूनियन बी निकालना, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना बड़ा आसान है। सबको ऐड कर दो। आप बोलोगे अच्छा ठीक है ऐड कर देते हैं। 20 + 15 35, 10 45, 5 50, 20 70, 10 80। एन ए यूनियन बी यूनियन सी सबको ऐड करके आ गया मेरा 80%। अब ये 80% वो लोग हैं जो कोई ना कोई पढ़ते हैं, या कुछ भी, या एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या 2 पढ़ते हैं, या तीनों पढ़ते हैं।
तो अगर 80% वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो कुछ भी नहीं पढ़ते? वो आपका 100 में से आप माइनस कर दो, तब आपका आंसर आ जाएगा। समझे? तरीका फॉर्मूला से आसानी से आ जाएगा, आई अंडरस्टैंड, बट आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में अगर कल को आपसे पूछे, मैं आपको समझाता हूं, कल को मान लो आपसे पूछे कि ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको ना निकालना बड़ा आसान है। एग्जैक्टली वन का मतलब ये और ये होगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? आपसे पूछे एग्जैक्टली टू वाले कितने लोग हैं, तो उसके लिए आप ये और ये निकालोगे। एग्जैक्टली थ्री वाले तो आपको पता ही है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? अब कल को वो एटलीस्ट वन लिख देगा। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होगा? मिनिमम एक या एक से ज्यादा, तो एक दो तीन तीनों आएंगे वहां पे। मिनिमम एटलीस्ट टू होगा तब भी आप बता सकते हो, एट मोस्ट टू होगा तब भी आप बता सकते हो। उसके लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो क्वेश्चन कल को टफ आएगा ना, मैंने आपको उसके लिए प्रिपेयर कर दिया है। ठीक है, गुड। अब ये वाला क्वेश्चन आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इनफैक्ट ना एक काम करते हैं, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, हो जाएंगे। आंसर्स आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे ही दूंगा। ठीक है ना, तो आप यहां से टेलीग्राम ग्रुप पे जाके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि भैया 200 बच्चे हैं एक कॉलेज के अंदर, 98 स्टूडेंट्स को कॉफी पसंद है, 106 स्टूडेंट्स को आपकी चाय पसंद है, 124 स्टूडेंट्स को लेमन वाटर पसंद है। ठीक है, इसके अलावा भी और चीजें दे रखी हैं। 54 स्टूडेंट्स को कॉफी और टी, इसने लोगों को ये, इतने लोगों को ये, और 10 लोगों को कुछ भी पसंद नहीं है। पूछा क्या है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको तीनों की तीनों चीजें पसंद है? कैसे करेंगे सर, बताओ। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नोटिस करो। पहले तो उसने कहा दिया टोटल स्कूल में बच्चे कितने हैं, कॉलेज में बच्चे हैं आपके 200। ठीक है, पर उसने एक चीज हमें बता दी कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं है, कोई भी ड्रिंक पसंद नहीं है। तो यार इन लोगों को तो हटा ही देते हैं ना, इन लोगों का कुछ काम ही नहीं है, ना वो कॉफी पी रहे हैं, ना चाय पी रहे हैं, ना लेमन वाटर पी रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं जिंदगी में वो? ठीक है, तो ऐसे लोगों को हटा दो। तो ये बच्चे आपके कितने, 190 लोग। अब ये 190 है क्या? 190 लोगों को कुछ ना कुछ पसंद है, या एक चीज पसंद है इनमें से, या दोनों पसंद है, या तीनों पसंद है। राइट, ये वही 190 हुए। तो क्या ये एन ए यूनियन बी यूनियन सी नहीं हुआ? बताओ मुझे आप लोग। हाँ सर, बिल्कुल हुआ। और इसका हमें फॉर्मूला पता है, ये है एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है? इज इक्वल टू एन ए मतलब कॉफी वाले, वो हो गया आपके 98, एन बी आपके चाय पीने वाले 106, एन सी मतलब आपके लेमन वाटर पीने वाले 124। फिर क्या करते हैं, तीनों का मतलब जो दो दो वाले होते हैं ना, उनको माइनस करते हैं, दो दो कॉमन, वो कितने आएंगे आपके, -54, -58, -56, और फिर क्या करते हैं, प्लस क्या करते हैं, तीनों का जो कॉमन, और वही तो तीनों का कॉमन हमें निकालना है आंसर। तो क्या मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल सर, बड़े आराम से कर दूंगा। बस सॉल्व कर लो आप, इसको प्लस माइनस कर लो। ठीक है ना, जो प्लस माइनस सॉल्व करके आपका आंसर आया, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, कुछ बच्चे लिखते रहते हैं सर सॉल्व कर दिया करो। ठीक है यार, कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, कितना बनेगा ये, 204 प्लस ये बना 228 माइनस 168। ठीक है ना, ये इधर 190 है, प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सी की वैल्यू आ जाएगी 190 प्लस 168 माइनस 228। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, ठीक है, 190 माइनस 60। ठीक है ना, ये बनेगा आपका 190 माइनस 160, ये बन जाएगा आपका 30। आई थिंक एक सेकेंड, ये आपका 328 है। ठीक है ना, दिस इज 328, राइट। हाँ, ये आपका बनेगा 328 और वो बन जाएगा 190 माइनस 160, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बन गया 30, इस तरह से आप कहीं ना कहीं निकाल सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और भी कराऊंगा आगे, मिसलेनियस जो हम कई बार डिस्कस करेंगे, ताकि और प्रैक्टिस अच्छी होती रहे। पर कई बच्चे ना ऐसे क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए। ध्यान से समझो, यहाँ पर ना ये एक्चुअली में वेन डायग्राम क्वेश्चन कह नहीं सकते, बट ठीक है थोड़ा बहुत लिंक्ड है तो पढ़ लेते हैं इसको भी कि कैसे करेंगे।
यहां पर एक चीज नोटिस करो, वो कह रहा है कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें लोग टोटल 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 70 उसमें से इंडियन थे। ठीक है, तो इसको एक बार बनाने की कोशिश करो। लेट्स से ये रहे आपके 100 लोग। अब वो क्या कह रहा है, इसमें से 70 इंडियंस हैं। जब उसने मुझे ये बोल दिया ना 70 इंडियंस हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बाकी के जो 30 होंगे वो कौन होंगे, वो फॉरेनर्स होंगे या नॉन इंडियन, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, इसके साथ ही उसने एक बात बोल दी कि 100 में से ना 60 लोग क्या है आपके, 60 वेज हैं। अब 60 वेज है तो मतलब बाकी के 40 कौन होंगे, बाकी के 40 हुए हमारे नॉन वेज। चलो ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब ना हमसे उसने क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन में पहले में पूछा हुआ है कि कम से कम 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आपके वेजिटेरियन होंगे। क्या कह रहा है, कम से कम आपके 30 इंडियन पार्टिसिपेंट्स वेजिटेरियन होंगे। अब जब भी वो एट लीस्ट पूछता है ना, हमें वो कह रहा है कम से कम इतने तो होंगे ही होंगे। हमें पता क्या करना होगा, जितने भी वेजिटेरियन लोग हैं हमें पहले अज्यूम करना होगा कि इसको फॉरेनर के साथ रिलेट करो। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि 60 लोग वेज हैं, तो हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसको फॉरेनर में डालो। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट लिखा है ना, तो इंडियंस की जगह हम फॉरेनर्स डालने की कोशिश करेंगे। तो अज्यूम करो कि यार 60 लोग वेज हैं, ठीक है ना, तो आपके मैक्सिमम फॉरेनर्स कितने वेज हो सकते हैं। आप बोलोगे मैक्सिमम सर सारे के सारे वेज मान लेते हैं। अगर ये 30 के 30 लोग वेज हो गए, तो बाकी 30 को क्या होना पड़ेगा, ऑल ऑफ द रेस्ट 30 हैव टू बी इंडियंस। डू यू अंडरस्टैंड, वेज कितने हैं, 60 लोग हैं, मुझे बताना है कम से कम इंडियंस वेज कितने होंगे। तो मैंने पता क्या किया, मैंने मान लिया सारे के सारे फॉरेनर्स को मैंने वेज मान लिया, तो 30 के 30 वेज तो वहां चले गए, पर टोटल 60 तो करने हैं ना, तो कम से कम 30 लोग, मतलब 30 तो यहां चले गए वेज, बाकी 30 कहां जाएंगे, बाकी 30 इधर जाएंगे। कोई भी आप नंबर उठाओगे ना, 30 से कम वेजिटेरियन इंडियंस कभी भी नहीं आएंगे। तो ये पहली बात जो कह रहा है ना, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। कैसे किया मैंने इंश्योर किया कि जब वो बात कर रहा है कि मिनिमम इंडियंस कितने हैं जो वेज हैं, तो मिनिमम इंडियंस निकालने के लिए पता क्या किया, मैंने फॉरेनर्स को मैक्सिमाइज वेज कर दिया। मैक्सिमम मतलब सारे के सारे वेज कर दिए मैंने, वो 30 वेज वहां पे हो गए। तो जो बाकी बचे हुए होंगे वेज, कितने बाकी बचे, 30 और, तो बाकी 30 कहीं ना कहीं वो इंडियंस होने ही पड़ेंगे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है जब हम बात करते हैं नॉन वेज की, यहां पर कह रहा है कम से कम 10 इंडियंस पार्टिसिपेंट आपके नॉन वेज होने चाहिए। अब यहां पर भी एटलीस्ट लिखा हुआ है, तो मुझे पता क्या करना होगा, मुझे जो नॉन वेज होंगे वो आपके सारे के सारे कहां डाल देने चाहिए, फॉरेनर्स के अंदर। जब ये सेकंड केस में करूंगा, तब मैं क्या करूंगा, जितने भी फॉरेनर्स हैं 30 है ना, तो 30 के 30 फॉरेनर्स को मैं बोल दूंगा कि भैया आप नॉन वेज हो। ठीक है, अब 40 नॉन वेजिटेरियन टोटल है, 30 तो मैंने यहां डाल दिए, बाकी के जो बचे हुए 10 होंगे ना, उनको मुझे फॉरेनर्स के अंदर मैं डाल नहीं सकता, दे हैव टू बी नाउ पुट इट अंडर इंडियंस। तो क्या हुआ सर, ये बात भी सही कह रहे हैं। तो कैसे किया मैंने, एटलीस्ट के लिए, इंडियंस के लिए मुझे निकालना था कम से कम इंडियंस नॉनवेज कितने होंगे, तो पहले ना इंडियंस को कम करना था, तो मैंने फॉरेनर्स को मैक्सिमाइज कर दिया। फॉरेनर्स कितने थे, 30, उन सबको मैंने डाल दिया कि भैया ये सारे के सारे नॉनवेज है। सारे के सारे नॉनवेज मतलब ये 30 नॉन वेजिटेरियन होंगे, 40 में से 30 तो यहां चले गए नॉन वेजिटेरियन, बाकी के जो बचे 10 नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको मुझे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, आई हैव टू ओनली पुट इट अंडर इंडियंस ओनली। तो यहां पर ना एक्चुअल में दोनों के दोनों यहां पे करेक्ट है। बेसिकली मेरे कहने का पॉइंट सिंपली ये है कि जब भी आपने एक चीज को मिनिमाइज करना होता है ना, जैसे एटलीस्ट कम से कम इतना तो होगा ही होगा, आप उसके अपोजिट को मैक्सिमाइज कर दो। जब आप उसके अपोजिट को मैक्सिमाइज कर दोगे, ये वाला अपने आप मिनिमम बन जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यहां पर आपका आंसर क्या बना, आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। अब आप लोगों का क्या करना है, आप लोगों को इंश्योर ये करना है कि एक तो जो मैंने 2-3 होमवर्क आपको दिए हैं क्लास में, वो प्लस 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 एट द सेम टाइम जो मैं आपको हैंड आउट दूंगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि कल को जब यूपीएससी एग्जाम में आपसे इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इसको अच्छे से टैकल कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक वेन डायग्राम के रिगार्डिंग, जहां पर हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, 2 सेट्स वाले, 3 सेट्स वाले, और कुछ फॉर्मुलेस भी हमने आज के सेशन में देखे। ठीक है, इजी टॉपिक है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक तो नहीं है, जैसा मैंने आपको समझाया भी। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो टॉपिक था बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप लोग भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।